अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का ठहरा मैं हूं वकास वलाना। तहरीक इंसाफ वो जमात जो हमेशा सियासत में क्रिकेट की जुबान बोलती थी और कहती थी कि एक ही विकेट से 11 एक ही बॉल से 11 विकेटें गिराई हैं, बल्लेबाज मेरे आगे टिक नहीं पाते, अंपायर न्यूट्रल होना चाहिए, मैदान सजना चाहिए। आज सब कुछ है मगर तहरीक इंसाफ के पहले बल्लेबाज आउट होते गए। बल्लेबाज अब ढूंढने पे नहीं मिलते, कोई आता है तो वो रिटायर हर्ट हो जाता है या फिर और मसले हो जाते हैं, वो सबको पता है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से उसके बल्ले का निशान ही छीन लिया है। यानी तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए उस पर एतराज़ात उठाए गए। अकबर एस बाबर गए, उन्होंने जाकर एतराज़ात उठाए, पेशावर हाई कोर्ट में यह मामला गया। लेकिन आज तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने एक तो पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन भेजा, इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। लेकिन रात हुई नहीं कि बल्ले का निशान ही तहरीक इंसाफ से छीना गया है। क्या अब वो बल्लेबाज जो पहले बल्ला पकड़ने का ऊपर राजी नहीं हो रहे, डर रहे हैं, निकल नहीं रहे, कोई निकल रहे हैं तो वो इधर उधर हो रहे हैं, अब बल्ला नहीं है तो वो क्या पैड से खेलेंगे या फिर खेलेंगे नहीं? क्या सूरत हाल होगी तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन में? आज सर्वे भी है। अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखा कि अगर इमरान खान बानिए तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में ना खड़े हुए तो 63% लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को वोट ही नहीं डालेंगे। और तहरीक इंसाफ का पता है, इमरान खान ने आज मियाँ वाली से कागजात तो जमा करवा दिए हैं, मगर उनका साइफर का केस में जमानत हुई, मगर उनका जो तोशाखाना केस है उसके अंदर उनकी आज भी नाअहली बरकरार है। उसका जो फैसला है या जो अपील थी उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया है। तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से कहां पर जाएगी, क्या ग्राउंड सेट करेगी, और मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी आसानियां हो गई हैं? क्या अगर वो एक स्कोर भी बना लें, एक स्कोर भी, और मुखालिफ बनाने वाला कोई भी ना हो तो वो ही जीतेंगे? तो एक स्कोर भी बना पाएंगे मुस्लिम लीग नून वाले? ये बड़ा सवाल है। शैला रजा साहबा, ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद और उज़मा कारदार साहबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहबा, मैं आपसे आगाज करूंगा, आप बताइएगा क्या आज आप मुतमिन हैं, खुश हो गई हैं बल्ले का निशान छीना गया? वकास, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हम एक सियासी जमात हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं। हम ऐसे मौकों पे कोई खुशी का हमें वो इजहार नहीं होता, ना हम मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने खुद ये शैम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के ये इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जब इनको कहा गया था कि आप इंट्रा पार्टी सही तरीके से कराएं तो इन्होंने खानापुरी की। अब ये इनकी लापरवाही है। अगर ये सही तरीके से अपने आइन के इनकी पार्टी आइन के मुताबिक अगर करा लेते तो आज इनको शायद ये दिन ना देखना पड़ता। तो इसमें वो हम तो कोई मिठाइयाँ नहीं बांट रहे, ये अपने किया भुगत रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये अपना किया भुगत रहे हैं। शैला रजा साहबा, आपको भी ये लगता है अपना किया ही भुगत रही है, नाइंसाफी होगी उनके साथ? आपका टेक। अच्छा, ज़रा ज़्यादा सख्त जुमला है, लेकिन बात यही है कि जब भी इनके यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, इनकी पार्टी में डिवीज़न हुई और जस्टिस वजी हमने देखा कि वो उन्होंने काफ़ी इस पे बात की, और इस वक्त भी जो है इनकी ही पार्टी से ऑब्जेक्शन गया और उसके बाद जो है ये सारा हुआ। तो बहरहाल देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काफ़ी कुछ हुआ है। नून लीग से साइकिल हटी और बल्कि उन्होंने खुद ही छोड़ी थी और शेर का निशान मिला। पीपल्स पार्टी से जो है तलवार हटी और फिर तीर पे आए। लेकिन दोनों कैंपेन कर सकते थे और दोनों ने कैंपेन की और अपने निशान को लोगों को याद कराया। और हमें अच्छी तरह याद है कि मोहतरमा जब पहली दफ़ा निकल रही थी और तलवार से हम तीर पर आए थे, तो ये बात हो रही थी कि तीर के नारे बनाए जाएं और तीर को किस तरह इंट्रोड्यूस कराया जाए। और फिर यही हुआ था कि तीर चलेगा, तीर चलेगा, बच्चा बूढ़ा यही कहेगा तीर चलेगा, और फिर तीर चला। तो वो आपका अपना एक वक्त होता है, स्टाइल होता है। अब यहाँ पे सूरत हाल जो है वो दूसरी है। आपकी तो आप मशवरा देंगे कि तहरीक इंसाफ को ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, तलवार से तीर पर आ गए तो बल्ले से बॉल पे आ जाएं, गेंद पे आ जाएं, छक्का मारने की बजाय विकेट ले लें? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। और खान साहब तो ऑलराउंडर थे ना, वो बैट्समैन भी थे, बॉलर भी थे।
नहीं, थोड़ी सी मैं एक बात करना चाह रही हूँ। थोड़ा सा फ़र्क है। हमारी लीडर भी आज़ाद थीं, हमारे लोग भागे हुए नहीं थे उस वक़्त, और हमारी ऊपर उस वक़्त पकड़-धकड़ नहीं थी। तो हाँ हमने अपने निशान को बहुत तेज़ी से इंट्रोड्यूस किया, और हमारे लिए बड़ा मसला था क्योंकि तीर के निशान जैसी पेंसिल को भी लोग समझ जाते हैं। तो शुरू में हमें मुश्किल हुई, लोगों ने पेंसिल को देखा और कुछ इस तरह से हुआ, तो मुश्किल होती है। तो एक लेकिन आज आप नहीं मुश्किल समझते कि वो दौर आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, और आज का दौर जब बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है, इंफॉर्मेशन बहुत आम हो चुकी है, वो तो ये बड़ा मुश्किल नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए? इसलिए घबराएं ना, बैट से बॉल पे आ नहीं, जाए। नहीं सर, मुश्किल तो है, ऐसे अच्छा। मैं नहीं कह सकती। मुश्किल है, और वो एक इंसान अपने रिदम में होता है, अपने निशान को ओन करता है, अपने तरीक़ेकार से चलता है। अब वो अपना स्लोगन लगाते थे, डोंट फॉरगेट द बैट। तो ठीक है। वो एक सिलसिला होता है, रिदम बनना होता है, तो बहरहाल एक मुश्किल वक़्त है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा सर, एक तो मुझे ये बता दें कि ये दोनों जमातें मिलकर अब एक स्कोर कर पाएंगी, क्योंकि मैदान तो खाली है। एक तो ये कि या फिर बहुत अच्छा स्कोर दे देंगी और इसको डिफेंड करने के लिए बल्ला नहीं होगा, या फिर बल्ले को बैट को बॉल पे चला जाना चाहिए, या विकेटें लेके अपना इंतखाबी निशान वो रजिस्टर करवा लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सर, अगर ये मुश्किल है तो बैट वापस लेना? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह शैला साहबा ने फरमाया, पॉलिटिकल पार्टीज पे बुरा वक्त आता है, क्राइसिस आते हैं। हमने हर पार्टी को क्राइसिस में देखा है, पीपल्स पार्टी को हमने क्राइसिस में देखा है, अपना PMLN को क्राइसिस में देखा है। तो कोई ऐसी, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में ये अप्स एंड डाउन इन पार्टीज के आते हैं, और पार्टी के लीडरशिप, पार्टी के लोग जो हैं, वो फिर उनमें इतनी रेजिलियंस होनी चाहिए और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बुरे वक्त जो है उसका भी मुकाबला करें और उसको भी गुजारें। लेकिन जो आपका सवाल है वो ये कि देखें, दो पार्टीज अगर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी, ऑब्वियसली उनका काम जरा आसान हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उनको एक थर्ड मेजर पार्टी जो है उनका बिल्कुल चैलेंज ना हो, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि दे विल गेट अ क्लीन रोड हेड। लेकिन अच्छा ये हो, फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन, फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल अपना एक एनवायरनमेंट और फेयरनेस में, कि ये तमाम पार्टी जो है, ठीक है, बल्ले की जगह कोई और निशान हो जाता है लाइक दैट, तो उसमें जब तक कंपेटिटिव नहीं होगा, हमारी पॉलिटिक्स कंपेटिटिव नहीं होगी, हमारी इलेक्शन में कंपटीशन की स्पिरिट नहीं होगी, तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही अंग्रेजी लफ्ज होता है, डिम किस्म के लैक लस्टर इलेक्शन होंगे, जिसमें फिर वो लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, और फिर पता नहीं वोटर आते हैं नहीं आते। अगर वोटर टर्नआउट बहुत कम हो जाता है, जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया, तो फिर वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? तो मेरा ख्याल है बेहतर ये होना चाहिए। वैसे तो मैं देख रहा हूँ, और जो भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि एक बड़ी मेरी बात सुने, क्रिकेट में भी अगर एक टीम 25 पे आउट हो जाती है तो दूसरी टीम 26 स्कोर कर लेती है, वो चाहे 5 ओवरों में कर लेती है, 2 ओवरों में कर लेती है, तो आईसीसी की नज़र में क्रिकेट मैच तो उतना ही क्रेडिबल होता है जितना अगर 300-350 स्कोर करके किसी ने डिफेंड किया हो या चेस किया हो। तो यहां पर भी अगर टर्न आउट कम होगा तो ये तो लोगों की मर्जी है ना, लेकिन आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल तब उठाएंगे जब वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा, लोग वोट नहीं देने आएंगे। हम ये नहीं कह सकते इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ या क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। नहीं सर, नहीं देखिए, आई डोंट एग्री। बात यह है कि अगर एक इलेक्शन में वोटर टर्नआउट ही नहीं होता, जिस तरह हम बाई इलेक्शन में देखते हैं कि जी बाई इलेक्शन में कहा जाता है कि जी नॉर्मली चले वहां, क्योंकि ये मेन इलेक्शन नहीं है, इसमें 14-15% भी अगर वोटर आ जाए तो चलो कोई नहीं, काम चलता है, कौन से कोई 5 साल के लिए इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन ये तो है 1-1.5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन जब आपके मेन जनरल इलेक्शन हो और उसमें अगर वोटर टर्नआउट बहुत कमजोर हो, तो फिर दैट इलेक्शन जो उस पर सवालात खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे विल ऑफ द पीपल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह माजी में हमेशा हमने देखा है कि 2018 का भी कहा 54% टर्नआउट था, शायद 52% था 2013 में, तो इलेक्शन टर्नआउट एक विजिबल होना, दे एड ग्रेस। उस्मा साहबा, मैं समझ गया। उस्मा साहबा, ये अब आपके ऊपर है, बाकी या पीपल्स पार्टी के ऊपर है, वो आपको कहते हैं कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते और वैसे नजर भी नहीं आ रही, लेकिन खैर आपके ऊपर ज्यादा बर्डन है कि आप टर्नआउट जो है वो ज्यादा करवा लीजिएगा। ये ना हो कि आपके हमारी इलेक्शन में
में टर्नआउट जो है वो 30-40% से ज्यादा तो कभी हुआ नहीं है। अच्छा। आप देखें कि कितने मुश्किल हालात थे 2018 में पीएमएल-एन के लिए, लेकिन कोई पार्टी ने, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। आपको अच्छा, लेकिन आपने देखा कि कोई ऐसा पीएमएल-एन का कोई लीडर या वर्कर नहीं था जो कि जिसने सारा दिन रोना पिटना मचाया हुआ था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। सब मैदान में थे, सब ने हिम्मत की। लोगों के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त था। आपको पता है हर किस्म की उनके ऊपर बंदिश भी थी और उनकी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन कोई बंदा जो था वो टस से मस नहीं हुआ और उनकी जो लॉयल्टीज थी वो रही वहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। तो उनको पीटीआई वालों भी चाहिए कि आप हिम्मत करें, मैदान में आए। आप कहते हैं जी बहुत पॉपुलर है, तो फिर ठीक है, अपना अगर आपकी फर्स्ट या सेकंड टेयर नहीं तो आप किसी थर्ड टेयर में लीडरशिप को आप आगे लेके आए और उनको टिकट दें। आप जो हर वक्त कहते थे हम ख्वातीन और यूथ हमारा फ्रंट फेस है, तो अब मौका है, आप टिकटें दें यूथ को, आप टिकटें दें ख्वातीन और लोगों को दें। अभी शक्कर जमा करा दी, कागज जमा करा रही थी, बहुत सारी पीटीआई जमा करवा रही थी। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि कौन से लेवल प्लेइंग फील्ड की ये कहानियां कर रहे होते हैं। क्या इनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए 2018 की जो आरटीएस के बटन पे इनकी उंगली हो और जिस तरह मर्जी वो उसको मैनिपुलेट कर सके, या तो फिर ये इस चीज को लेवल प्लेइंग फील्ड ये समझते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। सारी पार्टीज जो है वो मैदान में, ये लोग भी मैदान में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको बड़ा मेरे तो ख्याल में बहुत इनको रिलीफ दिया है। इनको हर तरह से जो है किस्म से इनकी बात सुनी गई है, तो अब कोई इब्हाम नहीं है। अगर इनको कोई शिकायत है, अगर कोई शिकवा है, तो जाएं, आपके पास आपकी अदालतें भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, और वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी मर्जी का फैसला आए तब तो आप मिठाइयां बांटें, और अगर आप जरा सी भी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो फिर आप तबर्रे भेजना शुरू कर देते हैं अपने इदारों पे। आपको इदारों पे कोई एतमाद ही नहीं है। आप हर वो कह रहे हैं हम इलेक्शन, वो कह रहे हैं, मेरी बात सुनने देना, वो कह रहे हैं हम लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, को आप कहते हैं कि जाके वो रिजाइन कर दे। ये कहाँ की इंसानियत है, आप मुझे ये बताएं ना। नहीं जी, पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे बल्कि हाई कोर्ट में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर। लेकिन शैला रजा साहिबा, मंजूर वसान साहब को आज मैं उनकी खबर पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जिस तरह 2018 के अंदर इमरान खान साहब को लाया गया, नवाज शरीफ को भी 2024 में इसी तरह लाया जा रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं फैसले को, तो ये उनका लीगल राइट है जी। और दूसरी बात ये है कि अब मैं थोड़ा कानून कम जानती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या वो दूसरे निशान के लिए अप्लाई कर सकते हैं अभी या नहीं, क्योंकि अभी तो बैलेट पेपर्स नहीं छपे हैं। और माशाल्लाह इस वक्त सोशल मीडिया का भी दौर है, और मुझे अच्छी तरह याद है 2018 में पीटीआई के कायद, क्योंकि अब चेयरमैन तो न्यायालय चेयरमैन भी नहीं है, उन्होंने बड़ा खर्च किया था और तमाम लोगों के पास उनका एक मैसेज आया करता था कि अस्सलाम वालेकुम, मैं यूँ हूँ और हमारा ये है और ये। आपको भी आया था? तो ये हर फोन पे आता था। अच्छा, हर फोन मुझे भी आता था। आपने आगे जवाब क्या दिया? पीटीसीएल पे आता था। अच्छा। मैं नहीं, वो एक जस्ट मैसेज होता था, उस पे जवाब नहीं होता था। तो मैं थोड़ी सी संजीदगी से बात कर रही थी। जी, तो वो अप्लाई भी करें नए मैसेज, नए उसके लिए सिंबल के लिए, और जा भी सकते हैं। और दूसरी बात जो है, मैं आज आपके दिल में हमदर्दी देख रहा हूँ तहरीक इंसाफ के लिए, शुरू से हमदर्दी की नहीं है, लीगल बात एक हो रही है। और जहाँ तक देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, तो हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी कि भुट्टो साहब की
शहादत के बाद हमारी पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ। जी मैडम। फिर बीबी साहिबा की शहादत हो गई, क्या हमने इलेक्शन लड़े थे। फिर 2013 में तो तालिबान ने स्ट्रेट अवे हमें कह दिया था जी। कि पीपल्स पार्टी जहां भी जलसा करेगी हम बॉम्ब से उड़ा देंगे, और हमारे कोई जलसे नहीं हुए थे और दोनों पार्टीज बड़े खुशी खुशी बल्कि कह रही थी पीपल्स पार्टी अपने किए का खमियाजा भुगत रही है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था और पीटीआई के कायद ने कहा था तालिबान ठहरो मैं आ रहा हूँ। तो रही बात 2018 की, तो वो तो थर्ड ऑप्शन के तौर पे तहीरुल इस्लाम पहले ही कह चुके हैं कि हम उन्हें लाए थे। अब जब लाए थे तो आरटीएस भी बैठा था, पोलिंग एजेंट्स भी बाहर निकाले गए थे, 6-6 7-7 दिन रिजल्ट रुका था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वक्त के साथ लाडले बदलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं ही नहीं कह रही, सारे जितने इस वक्त मुल्क के तजिया निगार हैं सियासी वो भी बात कर रहे हैं। मैं क्योंकि इस वक्त अवाम भी मुख्तलिफ चैनल्स देख रहे हैं और ये प्रोग्राम रिपीट भी होते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि वोटर्स को हर हाल में ज़्यादा निकलना चाहिए, बददिल नहीं होना चाहिए। टर्न आउट कम हो तो रिजल्ट बदल जाते हैं, तो बेहतर यह है कि टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा हो तो नहीं बदले जा सकते। अपने हक को इस्तेमाल करें। और इस वक्त आपको लाडला यानी ये 2013 नवाज शरीफ के हक में रिपीट हो रहा है या 2018 वाला इमरान खान वाला नवाज शरीफ आया है? मतलब समझ रही है ना आपके 2013 में आप इल्जाम लगाते थे, 2018 में भी लगाते थे। वो कोशिश कर लें कन्विक्टेड को प्रोटेक्टेड बेल दे दें, वो कोशिश कर लें रेड कारपेट दे दें, एम्बेसडर को खुदाफिज कहने के लिए बुला लें, स्कूल के बच्चों से लेबल लगवा लें पढ़ाई के बजाय, उनकी मर्जी के आहत चीमा और फलाने 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 लगवा लें। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझती कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले सकेंगे, और मैं नहीं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। और वो खुद कैंपेन नहीं कर रहे हैं, रोजाना बस मसाइब ही मसाइब है, मुझे क्यों निकाला के। और रिजल्ट हम नहीं देख रहे कि वो एक सॉफ्ट वो चाह रहे थे इमेज देना कि आईपीपी से या क्यू से तो हो सकती है, लेकिन उसमें भी उनकी पार्टी में जो है रेजिस्टेंस है, और एमक्यूएम से भी सुना है कि नहीं हो पा रही है। तो लो और दो के बजाय बेहतर ये होता है कि अवाम के पास जाएं, अपना मंशूर के सामने रखें, अवाम से बात करें। ये क्या कि 4-6 आपने एयर टाइम पकड़ लिए चैनल्स के और अपने दुखड़े रो रहे। नहीं जी उस्मा कारदार साहब, ये बात तो मेरे दिल को लग गई है। अवाम के पास जाएं, उनके पास क्यों जाते हैं, पार्टियों के पास क्यों जाते हैं, चैनल्स पे दुखड़े क्यों रोते हैं? अवाम के पास जाएं, नवाज शरीफ को कई मैदान में निकल के खड़े हो ना, अपने हल्के में जाके खड़े हो, देखेंगे अवाम कितनी साथ है। मेरे ख्याल में वकास 21 अक्टूबर को शैला साहिबा शायद मुल्क से बाहर गई थी, तो इसलिए इनको अंदाजा नहीं है कि 21 अक्टूबर को लाखों लोग जो निकल के आए और मीनारे पाकिस्तान में पाकिस्तान का जलसा हुआ था और पूरा लाहौर चौक हो गया था, पूरी सड़कें, रिंग रोड, पूरा आपके मोटरवे चौक हो गई थी। तो वो आपके पाकिस्तान, शैला मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो मुझे प्लीज अब बात मैंने बोला उन्हें, सॉरी। तो अच्छा जी बोले जी 21 अक्टूबर को गुजरे भी मेरे ख्याल से 60 दिन हो गए हैं। वो जो अवाम का एक समुंदर था, वो फिर वो पाकिस्तान के बासी थे ना, वो पाकिस्तान के शहरी थे, वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे जो सारे निकले थे अपने कायद को वालिहाना, उन्होंने मोहब्बत के साथ उनको इस्तकबाल किया था वहां पे। तो हमारी तो इलेक्शन कैंपेन उस दिन से शुरू है, सारी मोबिलाइजेशन जो पार्टी की है, और वो आसान उसके बाद कितने जलसे हुए? पूरे 1-2 महीने मरियम नवाज साहिबा जो थी, उन्होंने पूरे दिन रात मेहनत की। पूरी अब शैला जरा बोलेंगी, फिर ब्रिगेडियर साहब की बारी है। और फिर वो पार्टी जिसने इतनी मुश्किलात का सामना किया था, लेकिन कोई रोने पिटने पे नहीं आया, सब ने बड़ा खुशी खुशी अपना जनाब मेहनत की और अपने उनको सुन लेना आए और लोगों को दिखा दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वोट है वो टस से मस नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आप समझते हैं, बात सारी ये है कि पीपल्स पार्टी का रोना धोना इसलिए समझ आता है कि ये सोच रहे थे कि शायद बिलावल जरदारी जो है वो इनके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने के बाद इनकी सारी उम्मीदों पे ओस पड़ गई, क्योंकि इनको समझ आ गई थी
कि अगली अच्छा, हुकूमत मैं तो बात कर चले अब जरा शैला रजा, आप जरा उन्हें बोलने देना, फिर ब्रिगेडियर साहब ने बोलना है। देखिए भाई, 21 अक्टूबर को गुजरे हुए यार, बात तो सुन लें। दिसंबर खत्म हो रहे हैं। आप खवातीन हैं, मुझे पता है, 2 खवातीन बैठी हो तो 21 अक्टूबर को माइक बंद कर दें। 21 अक्टूबर को गुजरे हुए माइक कैसे बंद कर महीने दूं? हो चुके हैं। जमहूरियत पसंद 2 आदमी। महीने और एक मिनट शैला, एक मिनट उज़मा साहबा, एक मिनट उज़मा साहबा जी। अब शैला रजा साहबा बोलेंगी, जवाब देंगी, फिर ब्रिगेडियर साहब की बारी है। वेरी क्विकली 21 शैला। अक्टूबर को गुजरे हुए 21 नवंबर, 21 दिसंबर और आज 22 दिसंबर खत्म होने जा रही है। 22 दिसंबर तक वो मिले हैं तो इलेक्टेबल्स से बंद कमरे में, 22 दिसंबर तक मिले हैं तो वो दूसरी पार्टी से। रो तो आप रहे बोर्ड की मीटिंग में, रोजाना आप देखती नहीं मसाइब नामा होता है, मुसाइब नामा, और हम तो खबरनामे लोगों की से जगह। मिल रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, हम केपी में भी जा रहे हैं, हम बलूचिस्तान में भी जा रहे हैं, और लोग हमारी पार्टी में जम हो रहे हैं। हमारी पार्टी बड़ी हो रही है, आपकी पार्टी में अंदर से दराड़ आ रही है कि क्यू से अगर मिलेंगे तो वो लोग जो साथ खड़े रहे क्या होगा, IPP से मिलेंगे तो वो लोग जो साथ खड़े रहे क्या होगा, उन्होंने कितनी सीटें मांगी हैं, ये आपकी कम एतमादी नजर आ रही है। रही बात चेयरमैन बिलावल का हाल भी है, मुस्तकबिल भी है, और इंशाल्लाह इस मुल्क में अवाम की हुकूमत बनेगी और उसके चेयरमैन नहीं जी, ब्रिगेडियर साहब फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे, अवामी हुकूमत। ब्रिगेडियर साहब ही फैसला करेंगे। मांगे तांगे न्यूट्रल बंदा, न्यूट्रल आदमी की पास जाते हैं, न्यूट्रल। भाई बड़े ईमानदारी के साथ मैं आपको दिल की बात न्यूट्रल तरीके से बता रहा हूँ, जो मैं इस वक्त पॉलिटिकल कैंपेन ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो वाकई रिफ्लेक्ट कर रही है सही डेमोक्रेटिक जो सोच होती है। उनकी कैंपेनिंग भी एग्रेसिव है, और खासकर ये मुझे बहुत पसंद आया कि यंग बिलावल साहब ने अभी लाहौर हाई कोर्ट मेरा ख्याल है बार एसोसिएशन से एड्रेस कर रहे थे, और उधर तो इमरान खान के नारे लग गए, लेकिन नहीं नारे लगे, लेकिन मैं समझता हूँ नहायत ही मैच्योर तरीके से उन्होंने उस सूरत हाल को हैंडल किया। अपर दीर, लोअर दीर, फिर उन्होंने अभी तुरबत में की है। हाँ, मैं मानता हूँ पंजाब में पीपल्स पार्टी खुल के अभी मैदान में नहीं आ रही है, लेकिन PMLN तो 21 अक्टूबर के बाद तो फील्ड में नजर ही नहीं आ रही है। शायद एक आधा कोई जलसा कहीं पे हुआ होगा। सर, अवाम उनके साथ लाखों की तादाद में है, उन्हें जरूरत ही नहीं है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना ही बड़ा है, काफी है, समझा करें। देखिए मेरी बात सुने, बीच में नवाज शरीफ साहब भी शायद सोचते होंगे, बीच में नवाज शरीफ साहब दौर बदल गया सर, दौर बदल गया। अब बड़े बड़े जलसे करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या फायदा? किफायतशुआरी कर रहे हैं नवाज शरीफ, जलसों के खर्चे बचा रहे हैं, टीवी पे बैठ के बता देते हैं, बात बता देते हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग सुनते हैं उन्हें। ब्रिगेडियर साहब, राइट, और जनाब मेरी बात सुने, लेकिन PTI को आप क्रेडिट दें, KP हो गया, वहां पे मोबिलाइजेशन हुई है, पंजाब में वो कोशिश कर रहे हैं। भाई पीपल्स पार्टी वो भी इनको चाहिए आए वर्चुअल अपना जलसे करें, ताकि ज्यादा उनकी रीचेबिलिटी हो लोगों के साथ। PMLN भी करे, जो कि मैं देख रहा हूँ अभी ये थोड़ा सा हेजिटेट करे उस मामले में, रवायती सियासत चल रही है। लेकिन अब मैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे कहना चाहता हूँ, जरा मेरी बातें सुन ले। देखिए पहली बात यह है कि माजी में जितने हमने इलेक्शन देखे, मैं तो 1970 ऑनवर्ड सारे इलेक्शन देखे हैं, और बड़े हम इन्वॉल्व रहे हैं, और पूरी कौम बड़ी इन्वॉल्व रही है। देखिए इलेक्शन जब होते हैं तो ये एक किस्म का पॉलिटिकल फेस्टिवल होता है पाकिस्तान में, जिसमें रैली, जलसे, जुलूस, खाना पीना, ये लोग जाते हैं नॉमिनेशन पेपर्स में तो वो भी जुलूस में जाते हैं, और एक समा बनाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात बताएं, मेरे पास टाइम कम है ना, फिर मैं पूछता हूँ आपसे जी। दूसरी बात, मेरे पास भी आएगा कि मैं एक ब्रेक ले लूंगा, उसके बाद आप नहीं बोलना है, मसाइबनामा आप ही नहीं बताना है जी। जुमला मेरा सुन ले। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने पाकिस्तान को, मैं तो देख रहा हूँ का पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया है। ठीक है, ले जी एक ब्रिगेड साहब एक ब्रेक लेते हैं। आपने ब्रेक के बाद ये भी बताना है कि 1970 से आज तक आपने इलेक्शन देखे हैं, सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन और शफाफ इलेक्शन कौन सा आपको लगा है? और उज़मा साहबा से भी पूछेंगे कि वर्चुअल जलसे ही करने हैं या नवाज शरीफ असल में भी 60 दिन के बाद अब दोबारा निकलेंगे अगले 50 दिन के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा उज़मा साहबा, ये शैला रज़ा साहबा कह रही थी कि असल में अवाम के पास जाना चाहिए, अवाम को, अवाम के मसाइब उसके हल के लिए
बात करनी चाहिए, ना कि अपना मसाइब नामा रोजाना शाम 5 बजे टीवी पे चलाना चाहिए नवाज शरीफ साहब को? अब बताएं जरा। जी, मैं तो समझती थी कि शहला साहिबा बड़ी पुरानी सियासतदान है, लेकिन मैं तो हैरान हो गई हूँ कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। इनको नहीं इसमें पता क्या कि गलत? एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है। आपका जब शेड्यूल अनाउंस करता है इलेक्शन कमीशन, उसके बाद आपको कैंडिडेट्स को फाइनल करना होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 15 पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग्स की हैं, पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स आए हैं, बशमूल खवातीन के, माइनॉरिटीज के, एक एक से उन्होंने जाती तौर पे इंटरव्यू किया है। अब जब फाइनल हो जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी कैंडिडेट्स की, तो फिर आप निकलते हैं, जलसे जुलूस करते हैं। अब जब आपके कैंडिडेट्स ही ना हो, इनके पास तो पंजाब में कैंडिडेट ही कोई नहीं है, तो इन्होंने कौन सी पार्लिमानी बोर्ड की कोई बैठक लगानी ये है, बात तो या इन्होंने किसी को मैदान में उतारना है? एक तो जलसे जुलूस करने से क्या फायदा होता है? अब हमारे जब सारे आपको पता है, हमारे एक एक हल्के से 10 जब आ जाएंगी, जो कि आ रही है इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आधी आ गई है, आधी रह गई। एक एक हल्के से 10-10 लोग आपके पास हैं। शुरू होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कौन किस हल्के से आपका इलेक्शन लड़ रहा है, और इनका रोना पीटना तो वो हंसी जा रही है यार। आपकी आवाज, आप दोबारा बोलिए, आवाज कट गई आपकी। ये बड़ा अहम जुमला था, दोबारा बोलिए, ये दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट रही है यार। प्रोड्यूसर साहब ठीक करो ना यार। लो जी, आपकी आवाज कट गई, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। ये जाया हो रहा है। 1 मिनट चुप कीजिएगा। नहीं जी शाला साहब, जितना आपने सुना उतने में मैं अब क्या बोलूँ, आप बड़ी हैं। वो कह रही है मैं गैर सियासी बातों पे तो कुछ बोलती नहीं हूँ। गैर सियासी, मैं सिर्फ इतना कह रही है आपके पास पंजाब में एक बंदा भी नहीं है, कोई है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहती हूँ, 3 दफा के वजीर आजम 10 साल से सिंध में कहाँ हैं? पूरी पार्टी सिंध में कहाँ है? हम तो इतने, हम पे 150 हमारे लोगों पे मुकदमात थे पंजाब में। वो आपको कहेंगी 54 साल की पुरानी पीपल्स पार्टी पंजाब में कहाँ है, जो है ही पंजाब की पार्टी थी। हम आज भी पंजाब में हैं, और जब हमजा जो थे जेल में थे, तो पंजाब में भी ऑपोजिशन हमने की है, और जब शहबाज शरीफ जेल में थे तो हमने वफाक में भी ऑपोजिशन हमने की है। हम ये नहीं कह रहे थे हमारे प्लेटलेट्स गिर गए और हम आ नहीं सकते, इलाज हो नहीं रहा था, आ फिर भी नहीं रहे थे भाई, इतने अरसे लिए वजीर आजम रहा। हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की, हमने सब कुछ करा, हमें पता था कि हमें क्या करना है, कैसे हमें भगाना है। ऑप्शन जो लाए गए थे उनको, तो हमें बता रही हैं। अभी खामोश रहे, हमारे अभी टिकट दिए जा रहे हैं, हमारे खामोश कराएं, हमारे यहाँ भी टिकट दिए जा रहे हैं, हमारे आसिफ जरदारी साहब भी बलोचिस्तान भी जा रहे हैं, केपी भी जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा काम हो रहा है। हमारा जो है वो रोना धोना तो हमें वहां नजर आ रहा है ना, कि आप उस मोड से निकल ही नहीं रहे। मुझे क्यों कहती हैं ये उनको बुरा लगता है ना करें। इनके अल्फाज है ना, इनके अल्फाज है, पार्टी के अंदर से आवाज आ रही है, इन्हें क्यों बुलाया? हम तो साथ खड़े थे, आके हमें हटा रहे। तो अच्छा, एक मिनट सारे काम एक साथ। उज़मा साहबा, ये बड़ी बात है, वो पार्टी के अंदर से एमएनए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को आखिर लंदन से क्यों बुलाया? ठीक, उज़मा साहबा, उज़मा साहबा वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ के अंदर, पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि आखिर नवाज शरीफ को क्यों बुलाया, जिसने आके हमारी टिकटें फारिग करा के आईपीपी और बाकी लोगों को एडजस्ट करवा दिया है। ये तो वैलिड है, मेरे ख्याल में समझ आती है। जो है 2-4 नाम ले ले तो ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अंडर जो है पूरी पार्टी जो है वो मुत्तहिद है। वो उन सबको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो मियां साहब खुद बैठते हैं और खुद उनके सामने मिल के सबके इकट्ठे मुश्तरका फैसले होते हैं। और कोई ऐसा अगर कोई आपको मैंने बताया है कि 10 कैंडिडेट एक हल्के में अप्लाई करेंगे तो जाहिर है 10 को टिकट तो नहीं मिल सकता ना, टिकट तो एक को मिलेगा। बाकी फिर लोग जो हैं वो मियां साहब खुद उनको बैठ के अपने साथ लेके कहते हैं कि आपने अब एक जो पार्टी ने सिलेक्ट किया कैंडिडेट उसको सपोर्ट करना है
और आपको फिर पार्टी जो है बाद में अकोमोडेट करेगी, किसी और के तरीके से कर लेगी। तो ये मियां साहब का एक खासा नहीं, बाद में क्या अकोमोडेट करना है? एक बंदा, मेरी बात सुने, अगर कहीं से काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, मेरी बात तो सुने, आईपीपी के अंदर वही लोग हैं ना जो 2018 से 2022 तक नवाज शरीफ को चोर, करप्ट, भगोड़ा, गद्दार सब कुछ कहते थे, वो आईपीपी में आ गए हैं। अगर नवाज शरीफ उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करके नून लीग के वोटर को कहेगा कि इसे वोट दो, तो वो नवाज शरीफ का दूसरा कैंडिडेट जो पिछले 2013 से या 1999 से उसके साथ है, वो क्या कहेगा नवाज शरीफ को कि भाई इसे क्यों बुलाया? ये वो कह रही है। विकास देखें, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, अभी तक हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट फाइनल नहीं है। ठीक है जी, शैला साहबा सब कुछ कहना चाह रही है, फिर ब्रिगेडियर साहब। ठीक है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है शैला साहबा, ये बात आप अपनी वापस लें। उनके पास लोग इतने हैं, कोई भी नहीं है हमारे पास। इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं कि मैं बता नहीं पा रहा आपको। शैला साहबा आपका वो सबसे मिलने को तैयार है, किसी तरह मुझे वजीर दो, चाहे मेरे लोग वोट को इज्जत दो को भूल चुके हैं, ताकत से भीख लो, वोट को इज्जत दो। शहला वजीर आजम तो उनको लोग बनाएंगे, लोगों के लाडले हैं। ये बताना चाह रही मैंडेट है हूं, उनके जिस पास। पीएस से मैंने अप्लाई किया है, जिस पीएस से मैंने अप्लाई लोग किया है, हमसे मोहब्बत करते हैं। 37 कैंडिडेट हैं, उसी के दूसरे पीएस से 40 कैंडिडेट हैं, उसके तीसरे पीएस से 15 कैंडिडेट हैं और एनए पे 10 कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ इसी में लग जाएं। आपको सिर्फ ये इंतजार है उधर के इतने पक्के मिल जाए मुझे इलेक्टेबल्स, इधर के इतने मिल जाए, फिर मैं इससे तो कर ही लूंगा। तो भाई वोट को इज्जत दो, कहां चला गया? ठीक है, ब्रिगेडियर साहब कहां चला गया? आप ये बताएं, आप बलूचिस्तान में क्यों मारे फिर रहे थे इलेक्टेबल्स को लेने के लिए? आप साउथ पंजाब में मारे फिर रहे थे। 10 दफा आपने इल्हाक किया है, इधर ही सारे फैसले कर लेंगे आज। हुकूमत थी, आपने क्यों उनके साथ बैठ के इल्हाक किया था? इसका तो जवाब दे दें। हमारे साथ लोग, आपने जब आपकी हमारे साथ लोग आपकी गम हो रहे हुकूमत थी, तो अच्छा जी, आपने अच्छा जी, मैं समझ गया। खा के नहीं, ये जरा बता दें। आप दोनों ही अवाम के अंदर बहुत मकबूल हैं। ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं जी, ब्रिगेडियर साहब, इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक जा रही है, एक चीज, और दूसरा जी मैं जी बोलिए आप बोलिए। क्या बोला मैडम जी शैला साहब? देखिए, ये पता नहीं कौन बलूचिस्तान का नहीं समझ आ रही है। में लोग जम हो रहे हैं, हम किसी से सियासत जम हो रहे हैं, वो हमारी पार्टी में लोग जम हो रहे हैं। ठीक है, आपकी पार्टी बढ़ रही है और इनकी पार्टी के लोग माइनस हो रहे हैं और नवाज शरीफ वजीर आजम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, ये आपने बताया। ये अब उस्मा साहब आपने तसल्ली से जवाब देना, बारी बारी बात करी। पहले ब्रिगेडियर साहब, आपको ये बात मंतक की लगती है? घूम के फिर आप पे ही आ जाती बात फैसला करने की। देखिए वकास भाई, मैंने आज ट्वीट भी किया था कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 2024 में इंशाल्लाह 23 मार्च की परेड होगी। ठीक है जी। अच्छा। तो मैंने ट्वीट ये किया कि मुझे इस वक्त शौक ये है, ये मैं सोच रहा हूँ कि वो जो सदारती बग्गी आएगी 23 मार्च की परेड के लिए, इस दफा सदर मोहतरम कौन होंगे? पीपल्स पार्टी के होंगे या कोई पीएमएलएन के होंगे या कोई और होंगे? बिग सरप्राइज। और दूसरा पे मैंने कहा कि जो डायस का फैसला हो ले जनाब, डायस पे जो वजीर आजम खड़े होंगे, जो हमेशा होता है कि परेड पे, तो वो प्राइमरी अपना पीएमएलएन के होंगे या पीपल्स पार्टी के होंगे या कोई और होंगे? बिग सरप्राइज। तो देखें दोनों जो पार्टीज है ना, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, ये इस वक्त अपने हिकमत अमली के मुताबिक चल रहे हैं। पीएमएलएन के नैरेटिव चेंज होते हैं, उनकी अपनी हिकमत अमली, उनका राइट है। पीपल्स पार्टी की मजे की बात यह कि अभी भी ये रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं। वो नैरेटिव जिसके पीछे मैं एज ए कॉलेज स्टूडेंट, मैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब पिंडी में आते थे, लियाकत बाग के जलसे में, लियाकत रोड पे आते थे, तो एक कैफियत होती थी उस जमाने में, यूथ में, यंग लोग, और हम कैसे भागते थे पीपल्स पार्टी के। तो आई एम ग्लैड कि चले इन्होंने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया उस समय करना चाहिए था, जो इतनी पावर मिली सिंध में वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट बात पे, जल्दी करें क्विकली करें, टाइम बड़ा शॉर्ट है सर, जल्दी करें। 1970 का इलेक्शन was the fairest ever, first and the fairest ever held in the history of Pakistan. Unfortunately पाकिस्तान टूट गया उसके बाद,
नंबर 2 बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल तमाम मामला। 2008 बीबी शहीद के सिंपैथी में इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल उसका एडवांटेज था, जो भी हालात थे, लेकिन उसमें कोई इतनी गहमा गहमी नहीं थी। एक कौम जो है, नेशन जो थी वो मॉर्निंग में थी, ठीक वो है। गुआर थी। 2013 में वो द वर्स्ट इलेक्शन इन माय व्यू। हमने जाके देखा है फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ लाहौर में, वो भी डिफेंस के पोलिंग और स्टेशन में, 2018 वो कहेंगे बड़े शफाफ। अच्छा, 2018 को ना शफाफ कहिएगा प्लीज। सुनने 2013 में एक इलेक्शन रिगिंग मूवमेंट चली, कमीशन बना। 2018 में मैं समझता हूँ वो मच बेटर इलेक्शन एज कंपेयर टू 2008। यस, 2018 में ना कोई अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर कोई ले जी अब शैला रज़ा साहिबा और मैं समझता हूँ 2018 ठीक है, आरटीएस की लोग ये बात करते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन हमने चाहती हूँ, जो डिसिप्लिन हमने पोलिंग स्टेशन में देखा, खुदा की कसम, मुझे भी वो फौजी जो खड़ा होता था ऐसे कहता था, ब्रिगेड साहब लाइन में खड़े हो, खबरदार, एक इंच इधर एक उधर। क्या डिसिप्लिन देखा 2018 के इलेक्शन में। क्या बात। मैं देख रहा हूँ 2024 में आई अगेन सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जो इस वक्त एनवायरनमेंट बना हुआ है, मुझे बहुत केओस नजर आ रहा है 2024 के इलेक्शन में। जी आप बताएं जी, अब आप दोनों बताएं बारी बारी। चले पहले शैला साहिबा फिर उज़मा साहिबा, अब बताएं जी 2018 वाज द बेस्ट इलेक्शन। देखिए बात ये है जी, देखिए ब्रिगेडियर साहब, 15 साल में जो हमारी हुकूमत है सिंध में, हम उसी की कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे। पहले 5 साल की कारकर्दगी पे दोबारा 5 साल के लिए आए, और फिर 10 साल की कारकर्दगी पे तीसरी दफा, हर दफा हमने ज्यादा सीटें ली। हम वाहिद सूबा हैं जिसने बहुत ज्यादा सेहत में, पावर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो वफाक ने बनाना था, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे दरियाओं के ऊपर पुल हो, हमने खुद काम किया है। और हम अपनी परफॉर्मेंस पे आएंगे। और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हुआ है तो रोजगार भी आया है इससे, अपनी कारकर्दगी है। और हम ये समझते हैं कि हम अभी भी अपनी कारकर्दगी पे आ रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं लोग हमसे कहते हैं NICVD दे, जहां जाते हैं लोग हमसे कहते कि आप जैसे आपने चीज बनाई है, दें पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का हमें दें। हम सक्सेसफुल प्रोग्रेस के नाम पे यूरोपियन की अभी भी हम अपनी मुझे आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है शैला साहिबा, माजरत के साथ। मैं आपकी सारी बात को दोबारा सुनूंगा। ये प्रोड्यूसर साहब प्लीज ठीक कर दें यार। उज़मा साहिबा, पीपल्स पार्टी के पास तो इतना कुछ है और वो बता भी रहे हैं, और आपके पास क्या है वो शैला रज़ा साहिबा के मुताबिक मसाइब नामा जस्ट अपना। बात ये है कि जितने पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स बने हैं वो सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम में बने, जितनी मोटरवेज बनी वो सारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम पे बनी। एक जो हैदराबाद तक मोटरवेज रुक गई थी वो कराची तक तो ये बना ना सके, अब वो भी हम बाद में अब आएंगे तो फिर वो बनेगी। पानी तो बेचारे लोग जो है वो पैसा देके उनको ट्रेलर, यही तो इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कारकर्दगी है क्या सिंध में? ग्रीन लाइन जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराची को दी। जब आप नहीं थी ना तो वो कह रही थी कि वो हमारी फिर सुने जरा, जब आप नहीं थी तो वो कह रही थी फेडरल का प्रोजेक्ट होता है, मियां मोहम्मद नवाज के पास दिखाने के लिए 2017 की वो प्रोजेक्ट होता है मोटरवे, जिसमें आप डॉलर की रोटी 4 रुपए की थी। आप ये आपकी आवाज दोनों की नहीं आती इस तरह यार, क्या चल रहा था। आप एक एटमी पावर बन गए थे, लोड शेडिंग आपकी खत्म हो गई, तो एशियन टाइगर आप वर्ल्ड इकोनॉमीज में 24 नंबर पे थे, आज आप 47 नंबर पे हैं। आप IMF के प्रोग्राम को खुदाफिज कहने वाले थे। ये वो कारकर्दगी है जिसपे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा वोट पड़ेगा इंशाल्लाह, और वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ले जी हुन दसो शैला साहिबा, मिल गया जवाब? बताएं जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मोटरवे फेडरल का सब्जेक्ट होता है, शायद इन्हें मालूम है। और इनको ये बता दूं कि हमने इस्लाम कोर्ट में पुल खुद बनाया है। 18वीं दिन बाद हम सबसे ज्यादा
आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। हेलो? जी बोलिए बोलिए यार। हेलो? जी जी आप बोलिए बोलिए, आवाज बहुत हाँ, डिस्टॉर्ट हो अभी रही आ है। रही है। जी अब आ रही है, अब आ रही है। सबसे पहली बात, नहीं आ रही। ये फेडरल सब्जेक्ट होता है और फेडरल गवर्नमेंट ने ही बनाना होता है। ठीक है, अच्छा फिर? कैसा बनाए, फॉल्टी किसी में। दूसरी बात इनको ये बताना चाहती हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध वाहिद सूबा मिशन लाइन बिछाई है 1000 किलोमीटर पे, 1000 फीट स्क्वायर फीट पे पढ़ कर रही हूँ मैं। तो मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें कोई एक हॉस्पिटल बता दें मियां साहब के जमाने में बना हुआ हो, अगर हमारे गंबट जैसा, एनआईसीवीडी जैसा, हमारे हमने लियारी में दो हैं, तो आप हमें, हम अपनी कारकर्दगी पे ठीक है, वोट समझ आ गई। इज्जत दो का नारा भुलाकर ताकत से भीख लो। मैं पूछता हूं उनसे जरा, अब जरा ब्रिगेडियर साहब, फिर उनसे टेक लेता हूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। वेरी क्विक, जल्दी जल्दी जरा ब्रिगेडियर साहब, अगर कारकर्दगी दिखा दिखा के, अगर कारकर्दगी माजी की कारकर्दगी पर जाएं तो नवाज शरीफ के पास एटॉमिक एनर्जी, वो हालांकि भुट्टो साहब ने शुरू की लेकिन नवाज शरीफ ने धमाके कर दिए। मोटरवेज है उनके पास, बिजली के कारखाने लगाए, 2013 से 17 वाला बेहतरीन दौर है उनके पास। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सिंध का जो हाल है वो आपके सामने है, और उनके पास एक सबसे बड़ा नारा रोटी कपड़ा मकान और भुट्टोइज्म है। आपको क्या लगता है इस पे मुकाबला होगा या फिर लाडला कौन, तुम या मैं? ये इस दफा ज्यादा जरूरी है, बता दें ब्रिगेडियर साहब। मेरा ख्याल है इस मर्तबा इश्यूज के ऊपर लोग नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में बेशक हमारे वोटर जो है काफी शऊर आ गया, अवेयर हो गए हैं, तो वो जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को उनके जो रवायती वोट हैं वो उनको मिलेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि जो उनकी अचीवमेंट्स रही हैं उसके ऊपर जाके लोग जो है उनको वोट देंगे। ये एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है। बिल्कुल जब पीपल्स पार्टी की बात होती है तो भुट्टो जो है ना, भुट्टो का नाम सामने आ जाता है, और बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, तो लिहाजा वो चीज जो है ना वो ज्यादा अभी भी लोगों के ज़हन में है। जब पीएमएल की बात आती है तो वो ज्यादा इंप्रेस करते हैं कि जी पावर प्लांट लगाए हमने, ये किया, मोटरवे, और उनकी जो चीजें वो भी ऑन ग्राउंड पे लोगों को नजर आती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि पीपल्स पार्टी जब भी फेडरल लेवल पे आई है, इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं जो कि जिनका फार रीचिंग इफेक्ट है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक फ्यूचर के निजाम के ऊपर। ऑब्वियसली 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, 18th अमेंडमेंट इसमें, और फिर देखे ना एक सीपेक का जो कॉन्सेप्ट था, मेरा ख्याल है वो पीपल पार्टी के दौर में हुआ 18th, और उसके बाद ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, मुझे आज भी याद है इनके लास्ट फ्यू मंथ्स जरदारी साहब ये लास्ट फ्यू वीक से ईरान गए, वहां पे जाके इनॉग्रेट किया। अनफॉर्चुनेटली सैंक्शन की वजह से प्रोजेक्ट नहीं चला। सो कुछ बड़े, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं फिर उज़मा साहबा की तरफ जाऊंगा। पीएमएलएन जो है, फिर बात यह है कि वो उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स किए, खास उनका एम्फेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे था और एनर्जी पे था। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो अगर हम ये कहें कि जी किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, हाँ सिंध में करप्शन का बहुत जो है वो बहुत बातें हुई। एजुकेशन में मैं समझता हूँ पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी ने उतनी पेशरफ नहीं की है, क्योंकि अभी ले जी अब उज़मा साहबा और फिर शाला साहबा। जी देखिए, बेहतरीन सर, ब्रिगेडियर साहब बेहतरीन। ने कहा कि आपने, ब्रिगेडियर साहब ने अभी कहा कि पीपल्स पार्टी ने पाक ईरान गैस लाइन का मंसूबा दिया। मुझे अभी तक याद है कि उनकी हुकूमत जाने से मेरे ख्याल में महीना पहले उन्होंने वो साइन किया था। अच्छा। क्योंकि उनको पता था हम जा रहे हैं तो ये बाद में बनना तो है नहीं, तो ये हम कम से कम नंबर ही बना लें। अच्छा। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देती हूँ, 2008 से 13 तक 700 मेगावाट पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ग्रिड में शामिल किया सिर्फ। अच्छा। हमने अपनी हुकूमत में पीएमएलएन की 2013 से 2018 तक 11,000 मेगावाट हमने बिजली शामिल की ग्रिड में, और आगे से पीटीआई की हुकूमत ने तो सिर्फ 400 की। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपको शो करने के लिए कि मुल्क की डेवलपमेंट में कौन पार्टी है जो सबसे आगे है। ये अवाम ही फैसला करेगी, मैं कोई नहीं होता इधर। मुनज़्ज़िम है और सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान की। नहीं जी शाला साहब, आप योर टेक्स मैडम। पाकिस्तान ईरान ने पाइपलाइन बिछा ली थी, उज़मा साहिबा आप जिस पार्टी में हैं इस वक्त, उन्होंने आके काम रोक दिया। और ये जो आप जिस पार्टी में है आप पावर प्लांट की बात करती हैं,
पावर प्लांट्स जो है, अब आप खामोश हो जाए, पावर प्लांट्स जो है ये जरदारी साहब के दौर में लगे, 3 साल में ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं, और जरदारी साहब के दौर में लगे, सारा उन्होंने चीन के दौरे किए, सब किए, और उनकी प्रोडक्शन जो है वो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई। ये जो रोड्स बनी ये सी पैक का पैसा आया, ठीक है, और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको तो आज तक समझ ही नहीं आया, CPEC का पैसा नवाज शरीफ ने पंजाब में या लाहौर में लगा दिया शहबाज शरीफ ने। CPEC का पैसा आया, आप इसके बजट यार एक मिनट ना, इनको खामोश कर दें, अभी ये ज्यादा वो रही है। CPEC का जो वोट लें आप और उनको खामोश करें, मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, जमहूरियत है मेरे शो में। यार एक मिनट रोज़ना साहब प्लीज, मैडम इनको समझ ही नहीं आ रही है बात की। CPEC का जो पैसा आया है तरक्की में इजाफा हुआ है, इनको ये समझना चाहिए। और CPEC को जो नुकसान भी हुआ है वो दोनों पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ है, क्योंकि उसको सही तरीके से चला नहीं सके। और ये भी मैं इनको बता दूं कि इस वक्त जो फैसलाबाद को हम 660 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, और इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि न सिर्फ हम 660 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, बल्कि इनको कुछ काम करने थे फेडरल हुकूमत को, दोनों फेडरल गवर्नमेंट को, कि दरियाए सिंध के ऊपर जितनी भी पुल्स बने हैं वो फेडरल सब्जेक्ट होता है, ये नहीं बना सके। नून लीग के जमाने में जो नीलम चैनल पे काम किया था वो बिल्कुल खामोश कर दी। इनको बताएं, अब ये PTI में नहीं है, अच्छा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं कहता हूँ भुट्टो के नारे भी वजन दे, नवाज शरीफ के नारे भी वजन दे, लेकिन बजाने के लिए या लगाने के लिए अवाम होना, अवाम का होना और अवाम के दिल में इनके लिए मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मुज़ाकरात का मौका मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर माहौल होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।